Bismillahirrahmanirrahim. Our new topic is applications of hydrogen bonding. Actually, we started this topic in last lecture, but due to insufficient time, we have to continue this application topic in this lecture too. Applications में हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी, एक सॉल्युबिलिटी की और दूसरी डाइज, पेंट्स और टेक्सटाइल्स की। बड़ी छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं, बाकी अब डिटेल में हम उनकी तरफ बाकी एप्लीकेशंस की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट वन है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। हर एक लफ्ज अपनी एक डिटेल रखता है। Thermodynamic properties are such properties which depends upon temperature, like we can say boiling point, melting point. These are thermodynamic properties. And the other word is hydrides. Hydrides actually compounds को हम कहते हैं, और इसमें हम ये कहते हैं कि these are the binary compounds of hydrogen are called hydrides. मतलब अगर कोई एक एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच है, दैट कंपाउंड इज नेम्ड एज हाइड्राइड। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोट करता हूँ, सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ अटैच हो दैट इज सोडियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम अगर अटैच हो दैट इज मैग्नीशियम हाइड्राइड। एल्युमिनियम अगर अटैच हो दैट इज एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक एग्जांपल है। अब ये ओवरऑल हाइड्राइड्स हैं, लेकिन उसने शर्त ये रखी है कोवलेंट हाइड्राइड्स, नॉट आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स का हमने स्टडी करना, हमने कोवलेंट हाइड्राइड्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। कोवलेंट हाइड्राइड्स में अगर हम ग्रुप फोर्थ में देखें, फोर्थ ए में कार्बन हाइड्राइड CH4, सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4, जर्मेनियम हाइड्राइड SN10 हाइड्राइड, ये हमारे पास हाइड्राइड्स। अगर हम ग्रुप फिफ्थ ए में देखें तो फिफ्थ ए में हमारे पास है नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3, फास्फोरस हाइड्राइड है, आर्सेनिक हाइड्राइड है और एंटीमनी हाइड्राइड है SbH3। ये हमारे पास हाइड्राइड्स आ जाते हैं। अगर हम ग्रुप 6 में हैं, ग्रुप 6A की तरफ अगर हम जाएं, हमारे पास ऑक्सीजन का हाइड्राइड है H2O, H2S सल्फर हाइड्राइड, H2Se सेलेनाइड आ जाता है, सेलेनियम का हाइड्राइड, H2Te टेलोरियम का हाइड्राइड। सेम अगर हम 7th A ग्रुप में हम आते हैं तो हमारे पास HF है, फ्लोरीन का हाइड्राइड हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। These are the hydrides which contain covalent bond. So these are covalent hydrides. ये हमारे covalent hydrides ओवरऑल आएंगे जो फोर्थ ग्रुप से आगे हम स्टडी करते हैं। ये वैसे फर्स्ट ग्रुप में होता है, ये सेकंड ग्रुप में हम इसे डिस्कस करते हैं, ये थर्ड ग्रुप में है, बट these are ionic hydrides. हमने आयनिक को नहीं स्टडी करना, हमने कोवलेंट को स्टडी करना है और उनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करनी है। ये जितने भी हमने एक पॉइंट्स जो हैं या एग्जांपल्स हमने यहाँ पे कोट किए हैं। अब अगर हम इनकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की तरफ आए हैं तो वहां पे बड़ा एक क्लियर सा हमें चीजें होती हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रोल प्ले करती है। इसमें अगर हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ आए, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मतलब इसमें अगर हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूं, जिसमें एक्स एक्सिस पे हम पीरियड नंबर एक्सप्लेन करते हैं, पीरियड नंबर, और वाई एक्सिस पे हम जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड पीरियड नंबर। ये हमारी एक रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं यहां से स्टार्ट लेता हूं, HF, HCl, HBr, HI की तरफ जब हम आ जाते हैं, जब हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है
HF का, HCl का उससे कम है, HBr का उससे ज्यादा है, HI का उससे ज्यादा है। ये एक जनरल सा टर्म है। यहां पे हम ये कहते हैं हमारे पास HF है, यहां पे हो गया HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। ऐसा क्यों है? अगर हम इस ग्रुप को यहां पे एक्सप्लेन करें तो इस ग्रुप में HF ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों शो कर रहा है? ये एक बिहेवियर है। इसमें हम ये कहते हैं कि HF ओवरऑल इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को तोड़ना इजी नहीं है, तो इसीलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहां पे क्या है? हाई है। इट शो हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया? ये HF की तो बात तो क्लियर हो गई हमें कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, बिकॉज़ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। But next question is that why HI has more boiling point as compared to HBr and HCl? पोलैरिटी तो कम होती जा रही है HCl से HBr फिर HI की तरफ, फिर HI का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो जाता है? फिर यहां पे हम ये कहते हैं कि HI जो है ये आयोडीन लार्ज साइज, जब लार्ज साइज का होता है तो उसमें हाई पोलराइज एबिलिटी होती है, हाई पोलराइज एबिलिटी। जब हाई पोलराइज एबिलिटी होती है तो कंपैरेटिव HBr वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप करता है। जब वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या शो करेगा? हाई शो करेगा। ये एक स्केच आ जाता है इस 7th ग्रुप में। जब हम 6th ग्रुप में आते हैं H2O, H2S, H2SE एंड हाइड्रोजन टेलुराइड, तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये यहां पे एक पॉइंट है जो कि H2O रिप्रेजेंट करता है, H2O, ये पॉइंट यहां पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। इसके मुकाबले जो बकिया हम यहाँ पे स्टडी करते हैं H2S या H2PE या H2SE, सेलेनाइड या टेलुराइड या हमारे पास सल्फाइड जो भी इसमें है, उसके कंपैरेटिव कम है। मतलब इसके अगर हम देखें तो ये मजीद नीचे चला जाएगा, मतलब H2S आ जाएगा, फिर H2S से H2SE हो जाएगा, H2SE से H2TE हो जाएगा। ये इसमें थोड़ी सी रैंडम आ सकती, मैं ये ग्राफ इसलिए सेपरेट करके बता रहा हूं ताकि हमें समझ आ जाए, हम ग्रुप वाइज अलग-अलग उसको कंपेयर कर सकें, अदरवाइज इनके बॉइलिंग पॉइंट आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो H2O वहां पे हो गया, यहाँ पे H2S हो गया, यहाँ पे H2SE सेलेनाइड हो गया और H2TE हो गया, ये इसके टर्म्स है। तो H2O में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स। रीजन क्या है? रीजन वही हाइड्रोजन बॉन्ड है, वही हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इसका एक पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि NH3 को जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो NH3 भी कुछ इसी तरह से बिहेवियर शो करते हैं। तो यहां पे NH3, फिर हमारे पास PH3, फिर हमारे पास ASH3 और फिर हमारे पास क्या हो जाता है? S3H3। तो यहाँ पे हम देखें NH3 हो गया, PH3, यहाँ पे जो हो गया ASH3 हो गया और SBH3 हो गया। यहाँ पे भी NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम 4th ग्रुप के हाइड्राइड्स को देखते हैं वो कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। वो यहाँ पे इस तरह का बिहेवियर शो करता है, CH4, फिर SiH4, फिर जो है वो GeH4, फिर हमारे पास SnH4। तो ये CH4 हो गया, SiH4 हो गया और जर्मेनियम हाइड्राइड हो गया और टिन हाइड्राइड हो गया।
अब यहाँ पे CH4 ने वैसा बिहेवियर शो नहीं किया जैसा कि H2O HF NH3 ने शो किया था। इट मींस CH4 में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर हो गया? ये हमारा हर एक ग्रुप अलग-अलग हम मतलब स्टडी करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास CH4 है, CH4 हैज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो वो लो पोलराइजेबिलिटी होने की वजह से लो बॉइलिंग पॉइंट शो करता है, क्योंकि कार्बन स्मॉल साइज होगा, लो पोलराइजेबिलिटी होगी तो वो मिनिमम जो है बॉइलिंग पॉइंट वहां पे शो करेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि H2O का क्यों ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू HF। मतलब अगर हम देखें तो H2O को तो ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है? क्वेश्चन ये आता है H2O is liquid and HF is gas at room temperature. Justify. H2O लिक्विड क्यों है और HF गैस क्यों है रूम टेम्परेचर पे? इस चीज को हमें जस्टिफाई करना है। इसकी रीजन ये होती है कि अगर हम H2O को देखें, H2O की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल, और इसमें पार्शियल नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। Oxygen can develop two hydrogen bond due to availability of two lone pair of electron. अगर हम HF की तरफ जाते हैं तो HF एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर सकता है। एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर सकता है। अब ओवरऑल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग इन H2O मॉलिक्यूल। इन H2O मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर्ड टू HF। जब वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स, या एज कंपेयर टू जो हमारे पास HF के मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाती है। अब इसमें वाटर की जब हम बात करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन contains two electron pairs, या हम कहते हैं कि two lone pairs। एक तो ये स्पोर्ट है, दूसरा ये कहते हैं कि every water molecule has two partial positive hydrogen atoms। क्लियर हो गया? ये अवेलेबिलिटी है। वहां से क्वेश्चन माइंड में ये आता है, फ्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर्स हैं। जब 3 लोन पेयर हैं तो उसे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करने चाहिए। नहीं, इसकी 2 रीजन हैं। एक रीजन तो ये हो सकती है कि HF हम ये कहते हैं, HF मॉलिक्यूल के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन है, जस्ट 1 हाइड्रोजन एटम है वहां पे, 1 हाइड्रोजन एटम। दूसरा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑफ फ्लोरीन, वो इजीली डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई HF is gas at room temperature and H2O is a liquid at room temperature। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, ये एप्लीकेशन आ जाती है ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लींजिंग एक्शन की बात हम करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इन्वॉल्व होती है क्लींजिंग एक्शन में। क्लींजिंग एक्शन में एक्चुअली हमने सोप और डिटर्जेंट्स को देखना है।
हमारे पास या सोप एग्जिस्ट करते हैं या फिर हमारे पास डिटर्जेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब सोप और डिटर्जेंट्स कैसे क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है? देखें, जब भी कोई सोप की प्रिपरेशन की जाती है एज ए केमिस्ट, ये बात माइंड में रखी जाती है, उस सोप का एक फंक्शनल ग्रुप पोर्शन होता है जिसको हम हेड भी कह सकते हैं, और एक उसके साथ अल्काइल चेन होती है जिसको हम टेल कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम ये कहें, ये हमारे पास एक अल्काइल चेन है और एंड पे उसका क्या है, एक हेड है। अब ये जो हेड होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है ये जो हेड इसमें है किसी भी सोप में। और ये जो टेल है ये क्या है, अल्काइल चेन, अल्काइल चेन। अब ये जो अल्काइल चेन है ये ओवरऑल नॉन पोलर नेचर की होगी, और जो फंक्शनल ग्रुप है ये ओवरऑल क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। मतलब हमारा जो सोप है उसमें पोलर नेचर भी होती है, उसमें नॉन पोलर नेचर भी होती है। अगर हम उस पर पोलर नेचर ज्यादा बना दें, वो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा वाटर में, और अगर हम उसकी नॉन पोलर नेचर ज्यादा बना दें, वो वाटर के साथ डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो हम उसकी एक रेशो सेट करते हैं, उसकी चेन लेंथ हम सेट करते हैं ताकि वाटर के साथ भी इंटरेक्शन डेवलप हो सके, और अल्काइल चेन जो आउट ऑफ वाटर होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब वाटर उसे रिपेल करता है, वो भी नेचर उसमें एग्जिस्ट करती है। अब होता यह है कि इस फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस फंक्शनल ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शन सॉल्युबल होता है इन वाटर, ये वाटर के साथ इंटरेक्शन डेवलप करता है, और ये जो पोर्शन है ये आउट ऑफ वाटर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हमें क्लींजिंग में, हमें वॉशिंग में ये जो सॉल्युबिलिटी है वो कौन रोल प्ले कर रही होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे रोल प्ले कर रही होती है। तो जो क्लींजिंग हम करते हैं दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी इसकी एप्लीकेशन होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ हम ये आते हैं कि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ओवरऑल आ जाता है कि बायोलॉजिकल कंपाउंड में इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में हम फर्स्ट वन एक्सप्लेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम स्टडी करें, उसमें हम ग्लूकोज की स्टडी करें अगर हम, तो ग्लूकोज की स्टडी है C6H12O6। अगर हम उसकी स्ट्रक्चर ओपन करें, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारे उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो सकते हैं जो ग्लूकोज। अब उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, OH ग्रुप जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, these can develop hydrogen bonding with water molecule, so due to hydrogen bonding glucose is soluble in water। मतलब ये उसकी एप्लीकेशन होगी यहाँ पे। दूसरी एप्लीकेशन में हम ये आते हैं कि प्रोटीन्स भी इसमें, प्रोटीन्स में भी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। प्रोटीन्स में कैसे? अगर हम उसके स्ट्रक्चर में जाते हैं, एक तो होती है उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की। प्राइमरी स्ट्रक्चर इसे स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, उसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, या पेप्टाइड लिंकेज हम उसको कहते हैं, अमाइड बॉन्ड कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। दूसरा ये कहते हैं कि हमारी जो प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की तरफ जब हम जाते हैं, ये कॉइलिंग क्यों हो गई? असल में होता ही है, सपोज ये चेन यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे नाइट्रोजन और उस पे हाइड्रोजन होता है, वो क्या कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, कुछ भी है, एक ग्रुप होते हैं, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O कार्बन, इस तरह का, मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और NH, ये इस तरह से एग्जिस्टेंस होती है।
अब ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एक साइड का, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन दूसरी साइड का, यहां पे क्या डेवलप करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करता है। और जो इसकी ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये अपने ही, ये जो प्रोटीन्स हैं हमारी, ये अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेती है। अगर जितने भी इसके ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कार्बोनिल कार्बन होता है और या हाइड्रोजन होते हैं, ये प्रोटीन अपने स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेती है। अगर ऐसा ना होता, अगर प्रोटीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल ना होती, तो उससे उसका नुकसान क्या होना था। हमारी ये जो स्किन है, ये सारी प्रोटीन है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम प्राइमरी प्रोटीन्स रखते, या हमारी ये विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारी जो बॉडी है वो वाटर सोल्युबल हो जाती ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन क्योंकि उसके जो पॉइंट्स हैं वो विद इन मॉलिक्यूल, विद इन ज्योमेट्री इंट्रैप है, तो उसके पास कोई फ्री पॉइंट्स नहीं है कि वो वाटर के साथ इंटरेक्शंस डेवलप कर सके, इसलिए हमारी प्रोटीन जो वो इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में। लास्ट इसमें हम ये कहते हैं कि कुछ जो है न्यूक्लिक एसिड की तरफ अगर हम जाएं, न्यूक्लिक एसिड में अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर पे जाएं, तो डीएनए के स्ट्रक्चर जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसका हम हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिक्स क्यों है? इसमें होता ये है कि एडेनिन और थायामीन आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करते हैं, और साइटोसिन और गवानीन ये आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करते हैं। तो यहां पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इधर यहां पे क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड DNA has coil structures। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम खत्म कर दें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ना एग्जिस्ट करे, तो जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है या जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए ये सारी एप्लीकेशंस हम स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर ऑफ आइस भी एप्लीकेशन है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है या नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।